जय दोस्तों, जितने भी भाई इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 की तैयारी कर रहे हैं रिटन एग्जाम का, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कौन प्रश्न कहाँ कहाँ से कितने नंबर का पूछा जाता है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देखेंगे, उसके बाद 10 प्रश्न सामान्य ज्ञान और 10 प्रश्न सामान्य विज्ञान का देखेंगे, और ये डेली चलता रहेगा। क्या है कि मैं बहुत ही दिनों से बोल रहा था कि मैं अग्निवीर इंडियन आर्मी का प्रश्न लेकर आने वाला हूँ। और कौन सा प्रश्न? तो जीके और जीएस का। और एक प्रश्न जो है कि 2 नंबर का रहता है। प्रश्नों की संख्या 50 रहता है, उसमें आपको 1 घंटा का टाइमिंग दिया जाता है, और कुल एग्जाम जो है कि 100 नंबर का होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। और आपको सबसे पहले पेशेंस रखना होगा, यानी धैर्य बनाकर रखना होगा। जितना भी प्रश्न मैं बताऊंगा, डेली 20 प्रश्न, जैसे जैसे आप लोगों का जो है कि कमेंट आना स्टार्ट होगा, वैसे वैसे जो है कि प्रश्नों का संख्या बढ़ेगा। अगर आप लोग ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा तो ज्यादा संख्या में प्रश्न मैं डेली लेकर आऊंगा। और क्या है कि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तब भी हम कुछ कर पाएंगे। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, औरों की तरह मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। क्या है कि कुछ लोगों का चैनल थोड़ा सा ग्रोथ कर जाता है, तो लोग जो है कि अपना एप्लीकेशन बनवा के और साथ साथ क्या करते हैं कि एप्लीकेशन पे सब सेम टू सेम क्लास वही रहता है, सब्जेक्ट वही रहता है, और जो है कि प्रश्न वही रहता है, लेकिन उसमें जो है कि अपना वो लॉजिक लगा देते हैं, अपना दिमाग वो लोग लगा देते हैं, और जो है कि क्लास को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं, अगर मेरा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो मैं कभी एप्लीकेशन नहीं बनवाऊंगा, और जितना भी क्लास होगा इस यूट्यूब पे होगा, रेसर विश्वजीत भाई चैनल पे ही होगा, और कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो आज हम लोगों का प्रश्न रहेगा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से संबंधित। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन प्रश्न कितने नंबर का होता है। तो ये इंडियन आर्मी अग्निवीर 2026 का है, और इसके साथ साथ जो है कि इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 50 रहता है। इसमें कुल प्रश्न 50 रहता है। एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, इसलिए 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है। इसमें सामान्य ज्ञान का 20 प्रश्न रहता है। सामान्य ज्ञान का 20 प्रश्न यानी 20 दूनी 40 नंबर का। सामान्य विज्ञान का आपका 10 प्रश्न यानी 10 दूनी 20 नंबर का। तो 40 और 20 60 नंबर का केवल सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, ये दोनों मिलाकर 60 नंबर हो जाता है। सबसे पहले आपको इस पे ध्यान देना है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान पे। इसके साथ साथ गणित का जो है कि 15 प्रश्न रहता है। गणित का 15 प्रश्न रहता है, यानी 15 दूना 30, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है। अगला जो है कि तार्किक क्षमता यानी लॉजिकल रीजनिंग, ये जो है कि 5 प्रश्न रहता है, यानी 10 नंबर का रहता है। आपका समय जो है कि 60 मिनट मिलता है, यानी 1 घंटा जो है कि समय दिया जाता है। तो 1 घंटा में जो है कि 50 प्रश्न को करना होता है। और मैं बता दिया हूँ कि 20 जो है कि सामान्य ज्ञान, 10 जो है कि सामान्य विज्ञान, 15 जो है कि गणित, और 5 जो है कि रीजनिंग से प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सामान्य विज्ञान का प्रश्न। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखते हैं। और क्या है कि 1 लाइनर प्रश्न रहेगा, प्रश्न और उत्तर रहेगा। सबसे पहले हम लोग अपना पूरा जो है कि प्रश्न समाप्त करेंगे, चाहे 1, 2 महीना, 3 महीना, जितना दिन भी लगे। उसके बाद जो है कि प्रश्न के साथ ऑप्शन देना स्टार्ट करेंगे। कितने लोग इसमें नए होंगे और कितने लोग बहुत ही दिनों से तैयारी कर रहे होंगे। तो उन लोगों को जो है कि बहुत दिनों से जो तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को जो है कि जो ऑप्शन दिया जाएगा वो लोग टिक लगा सकते हैं, वो लोग अपना अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो लोग अभी नया नया तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों से नहीं हो पाएगा, तो उन लोगों का मनोबल डाउन होने लगेगा। इसलिए मैं प्रश्न और उत्तर साथ साथ बताऊंगा, और हर एक प्रश्न को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखते हैं सामान्य विज्ञान का। आज का हम लोग का पहला प्रश्न है सामान्य विज्ञान से संबंधित, और विज्ञान का हम लोग का 10 प्रश्न होने वाला है। अभी तक 6 प्रश्न इसमें लिखा है। तो पहला प्रश्न है, वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किस यंत्र का? बैरोमीटर का। इसी को बोलते हैं 1 लाइनर प्रश्न, यानी प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी रहता है। और क्या है कि ऑप्शन देंगे तो क्या है कि जितने भी नए लोग होंगे उन लोगों को जो है कि मनोबल डाउन होने लगेगा, वो लोग अपने
दिमाग में सेट करेंगे कि ये ऑप्शन होगा, अगर वो सही नहीं होगा तो लोग सोचेंगे अरे यार हम तो कुछ जानते ही नहीं है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि प्रश्न और उत्तर सबसे पहले साथ साथ लिखवाते चलते हैं और लिखते जाना है, एक एक प्रश्न को लिखते जाना है। उसके बाद जो है कि हम लोग ऑप्शन वाला 1-2 महीने के बाद ऑप्शन के साथ साथ देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है, भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंप किस यंत्र से मापा जाता है? तो भूकंप जो है कि सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है? तो भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। और एक प्रश्न इसके साथ देख लीजिए, भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है और भूकंप को रिक्टर स्केल में मापा जाता है। भूकंप को किस स्केल में मापा जाता है? तो रिक्टर स्केल में मापा जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है और भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ये 3 प्रश्न साथ साथ याद करना है। मैं बोलते जाता हूँ। अगला प्रश्न है, कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड होता है। 2 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड होता है। और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड। तो जैसे ही आप निर्वात में आइएगा तो 1 अंक बढ़ा दीजिएगा, 3 × 10⁸ मिनट प्रति सेकंड हो जाएगा। तो इसको जो है कि रिलेट करके पढ़ना है। रिलेट करके याद कीजिएगा तो एक प्रश्न से 2 प्रश्न याद हो जाते हैं। जैसे आप क्वेश्चन पूछ देता है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन याद कर लीजिए कि राजस्थान में जो है कि हवा महल है और हवा महल जयपुर में है। ठीक है, तो वो प्रश्न याद हो गया। एक और प्रश्न उसी से रिलेटेड याद कर लीजिए कि थार मरुस्थल जो है वो जो है कि राजस्थान में है। और एक प्रश्न उससे याद कर लीजिएगा कि दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल थार को कहा जाता है। तो इसे रिलेट कर करके याद कीजिएगा तो ज्यादा प्रश्न याद होंगे। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है कि जो दोष रहेगा वहीं के वस्तु दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट के वस्तु दिखाई देता है, दूर के वस्तु दिखाई नहीं देता है। और दूर दृष्टि में क्या होता है? दूर के वस्तु दिखाई देता है और नजदीक के वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो रूपांतरित करता है। अगला प्रश्न था हम लोगों का 6वां नंबर, तो ये 7वां नंबर प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो डायनेमो। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो डायनेमो। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? तो विद्युत मोटर। बोल रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन रूपांतरित करता है? तो विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या होता है? साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड। साधारण लवण का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स है। सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स है। सुहागा का रासायनिक नाम बोरेक्स है। ये 10 प्रश्न था सामान्य विज्ञान से संबंधित। अगला हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से संबंधित।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ। और एक प्रश्न इसी से रिलेटेड याद कर लेना है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत 20 मई 1498 को आया था। और इसके साथ साथ याद कर लेते हैं कि समुद्री मार्ग का खोज किया था, न कि भारत का खोज किया था। तो भारत का खोज आज तक कोई नहीं किया है, समुद्री मार्ग का खोज किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे। और ये कब स्थापना किए थे ब्रह्म समाज के? तो 1828 ईस्वी में। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय थे और 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। और इसकी स्थापना जो है कि 1897 ईस्वी में किए थे। इसकी स्थापना कब किए थे? तो 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। इसकी स्थापना जो है कि 1897 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न है, गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? तो गांधी जी का भारत आगमन 1915 में हुआ। गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ? तो 1915 में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? तो अनेक्सी मेंडर है। विश्व मानचित्र के निर्माता कौन है? तो अनेक्सी मेंडर है। विश्व मानचित्र के निर्माता अनेक्सी मेंडर। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। और इसके साथ साथ एक और बात याद कर लीजिए कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है और सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा कौन करता है? तो बुध ग्रह करता है। कितने दिनों में? तो 88 दिनों में। इसके साथ साथ एक और प्रश्न याद कर लीजिए कि सूर्य के नजदीक सबसे कौन सा ग्रह है? तो ये जो है कि बुध ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला ग्रह कौन है? पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। पृथ्वी के निकट सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। इसे भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है और इसे पृथ्वी का बहिन कहा जाता है। इसे पृथ्वी का बहिन भी कहा जाता है, भोर या सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो ये जो है कि सामान्य ज्ञान से और सामान्य विज्ञान से संबंधित 10-10 प्रश्न रहा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स जैसा रहेगा, कमेंट में आप लोग जैसे लिखिएगा उसके अनुसार जो है कि प्रश्नों की संख्या हम बढ़ाएंगे। और ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और ये वन लाइनर प्रश्न था। वन लाइनर का मतलब यही होता है कि प्रश्न और उत्तर साथ साथ देना होता है। कितने लोग नए होंगे, कितने लोग पुराने लोग होंगे। तो नए लोगों को जो है कि लोग सोचेंगे कि लगाएंगे, जो है कि उसमें ऑप्शन दे देंगे तो जो है कि अपने दिमाग से टिक लगाएंगे कि ये हो सकता है, लेकिन वहां पे उनका प्रश्न सही नहीं होगा तो उन लोगों का मनोबल डाउन होगा। इसलिए पहले हम वन लाइनर प्रश्न करा रहे हैं और जैसे ही इसका टारगेट खत्म हो जाएगा 2-3 महीना में पूरा जो है कि सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है कि ऑप्शन के द्वारा जो है कि मैं प्रश्न लेकर आऊंगा।
तो ऐसे प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।